अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट कर लिया हुआ होगा। जल्दी से ब्रीफ सा एक सोल्यूशन है बेटे, उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको अपने पेपर के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। ये मैं इवनिंग शिफ्ट का आज का जो पीबीए का पेपर है उसके हवाले से बेटे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था जिसमें हमें कहा गया कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉल सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल एंड वेटलेस स्ट्रिंग। थ्योरी सजेस्ट दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अब इससे रेलिवेंट बेटे क्वेश्चंस जो हमें दिए गए उसमें पहला सवाल था, इज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। तो हमारा जवाब होगा बेटे यहाँ पे यस, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। और इसकी वजह बेटे क्या होती है कि जब भी हम सिंपल पेंडुलम की एक्सेलरेशन को देखते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट कर रही होती है। दूसरा सवाल ये था बेटे कि हमें टेबल कंप्लीट करना था। ये भी बड़ा आसान सा बेटे क्वेश्चन था। ये जो थ्योरेटिकल टाइम पीरियड है इसमें बेटे फॉर्मूला गिवन था, हमें जस्ट लेंथ की जगह वैल्यूज़ को बेटे चेंज करना था, जी की जगह 9.8 को यूज़ करना था और हमारा टाइम का बेटे आंसर जो है वो यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। चूँकि जी के ऊपर गौर कीजिएगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जी जो ट्रीट करना है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तौर पे ट्रीट करना है। फिर इसी तरह से टाइम पीरियड्स बेटे यहाँ पे गिवन थे, मीन निकालना था और मीन निकालने का भी बड़ा बेहतरीन सा सिंपल सा फॉर्मूला बेटे कि जब भी मीन टाइम निकालना होता है तो आप दो वैल्यूज़ का सम, यानी अगर आपके पास टोटल दो वैल्यूज़ हैं उनका सम ले लीजिए और 2 से डिवाइड कर लें। जब टाइम पीरियड बेटे निकालना था तो हमने अपने इस 20 वाइब्रेशंस का जो टाइम है उसे 20 से डिवाइड कर लेना था, एक वाइब्रेशन का टाइम निकल आएगा। और फिर इसी तरह से बेटे लास्ट में हमें इनका डिफरेंस निकालना था कि थ्योरेटिकल टाइम पीरियड में और इसी तरह से जो एक्सपेरिमेंट से टाइम पीरियड आ रहा है इन दोनों में क्या डिफरेंस था। थर्ड बेटे शॉर्ट क्वेश्चन था कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टाइम फॉर वाइब्रेशंस, आल्सो राइट इट्स लीस्ट काउंट। ऑब्वियसली बेटे टाइम पीरियड मेजर करने के लिए जब जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं वो स्टॉप वॉच है। अब दो तरह की चीज़ें हैं बेटे, अगर तो ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच हो तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड्स होता है, अगर ये डिजिटल स्टॉप वॉच हो तो लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड्स के इक्वल हुआ करता है। तो ऐसे हम अपना 6 मार्क्स का पहला प्रैक्टिकल जो है बेटे उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, का किया होगा, मुझे उम्मीद है आप सब ने बेटे बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड क्वेश्चन जो है बेटे इसे देखिए, इसमें हमें कहा जा रहा है कंसिडर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स, ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम फॉर टू रेजिस्टर्स विद ऑल द सर्किट कंपोनेंट्स। तो इसका तो बेटे जो आंसर है वो हमारे पास ये है कि आपने कुछ इस तरह से बेटे डायग्राम बनानी थी। दोनों रेजिस्टर्स को बेटे सीरीज में रियोस्टाट का इस्तेमाल करना था, एम मीटर लगाना था, वोल्ट मीटर लगाना था और बैटरी को कुछ इस तरह से बेटे अटैच करना था। तो ये हमारा इस पार्ट का बेटे आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से टेबल को बेटे फिल करना था। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, कुछ चीज़ें हमें बेटे याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिवाइड या वोल्टेज डिफरेंट और करंट जो है बेटे वो सेम रहता है। अब पहली चीज़ या पहला कॉलम जिसमें हमें वैल्यूज़ फिल करनी है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट का बेटे फॉर्मूला होता है कि आर ई इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, जो कि दो रेजिस्टर्स हैं। तो दोनों वैल्यूज़ गिवन है बेटे, जैसे सपोज पहला आंसर 60 है तो ये 20 प्लस 60 से कैलकुलेट हुआ, फिर 30 प्लस 80 से कैलकुलेट हुआ, फिर 70 प्लस 110 से बेटे कैलकुलेट हुआ। फिर उसके बाद टोटल वोल्टेज, अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं बेटे देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग्स हमें दी जा रही हैं। V1 वो वोल्टेज है जो पहले रेजिस्टर के अक्रॉस है, V2 बेटे वो वोल्टेज है दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस है। इन दोनों का सम ले लें तो हमारे पास वोल्टेज का आंसर निकल आएगा। चूंकि सीरीज में बेटे याद रखना है कि जो टोटल वोल्टेज होती है वो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो रही हो उनके सम से कैलकुलेट होती है। जो कि दो रेजिस्टर्स थे इसलिए दो का सम बनेगा। तो 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 9 15, 10 प्लस 6 16 और आखिर में बेटे करंट कैलकुलेट करना था। जब आप करंट कैलकुलेट करेंगे ये भी बड़ा सिंपल सा था कि आपने टोटल करंट निकालना था, तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। मैं ऐसे कहूँगा कि V को RE से डिवाइड करके आपने आंसर्स यहाँ पे निकालने थे और जो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसी तरह से बेटे निकाले होंगे। अच्छा, फिर तीसरा सवाल था बेटे व्हाट हैपन्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 एंड R2 रेजिस्टर इफ टू मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, अब देखिए अगर आप दो मजीद रेजिस्टर सीरीज के अंदर अटैच कर
कर देते हैं तो ओवरऑल बेटे सर्किट की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। अगर सर्किट की रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब सर्किट के अंदर करंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सपोज पहले करंट 1 एम्पेयर था, 2 रेजिस्टर्स और ऐड कर देने से ये 0.5 एम्पेयर हो जाता है। लेकिन बेटे हर रेजिस्टर से जो करंट पास करेगा वो अभी भी बिल्कुल सेम रहेगा, यानी 0.5 हो गया है ओवरऑल टोटल, लेकिन सब में से 0.5 एम्पेयर का करंट ही पास करेगा। अच्छा, हमारे सेक्शन बी का बेटे पहला सवाल था, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सी इज द क्रिटिकल एंगल। अच्छा, इससे रेलेवेंट कुछ सवाल बेटे हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है, विच फिनोमेना ऑफ लाइट वेव्स विल बी ऑब्जर्व्ड इफ एंगल आई इज लेस देन सी इफ एंगल आई इज ग्रेटर देन सी। अब बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, अगर एंगल आई लेस देन सी हो तो लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, तो हम कहेंगे बेटे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर एंगल आई ग्रेटर देन सी हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ा सिंपल सा आंसर था बेटे इस चीज का। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अच्छा, अब दो ऑप्शंस थी बेटे, या तो हमें पता हो चुके ये ग्लास स्लैब बना हुआ है, ग्लास स्लैब या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बेटे इक्वल होता है, या सेकंड ऑप्शन थी कि हम यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन सी से भी बेटे कैलकुलेट कर सकते थे। और चूंकि हमें पता है कि ग्लास के केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्रीज के बेटे इक्वल होता है, तो इसलिए अगर हम फॉर्मूला लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो हम लिखते बेटे n इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन ऑफ एंगल c। तो इस केस में हम कुछ इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसी तरह से बेटे अगर जर्नल एक्सप्रेशन की बात करते तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n इज इक्वल्स टू c बाय v के तौर पे भी लिख सकते हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये साइन ऑफ एंगल i टू द साइन ऑफ एंगल r भी बेटे लिखा जा सकता है, और फिर इसी तरह से 90 के साथ भी। लेकिन चूंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पे था तो मैं प्रेफर करूंगा कि n इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन ऑफ एंगल c के तौर पर लिखा जाए। हमारा फोर्थ बेटे जो क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चला गया, लेकिन इस सवाल में ग्राफ बेटे प्लॉट किया गया और उसके रेलेवेंट हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है बेटे, ये इंशाल्लाह आप अपनी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर बेटे से देखेंगे। अच्छा, इसमें पहला सवाल था, व्हाट इज मेंट बाय लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आइडेंटिफाइड ऑन द ग्राफ। अच्छा, ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली बेटे बात थी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका मतलब यह है बेटे दो चीज़ों के प्रोपोर्शनल होने की बात की जा रही है। हमने कई दफ़ा बेटे ग्राफ के लेसन्स के अंदर इस चीज़ को देखा कि जब दो चीज़ें डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं तो उनके दरमियान का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं कहता हूँ कि सपोज प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब जहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए या जैसे कहिए एक ऐसी जगह जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ऐसी जगह जिसके अंदर हुक्स लॉ बेटे ओबे होता है, तो इसलिए ये ओ से लेके ए तक का पोर्शन होगा, या पॉइंट ए जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बता रहा होगा। जबकि पॉइंट बी की अगर बात करें तो याद रखिएगा बेटे ये इलास्टिक लिमिट की बात बता रहा होता है। तो पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट है, लेकिन पॉइंट ए जो है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जबकि बेटे सेकंड क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर हुक्स लॉ इज ओबेड, तो ऑब्वियसली बेटे जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है वहाँ तक हुक्स लॉ ओबे होता है, तो ये ओ से लेके ए तक का रीजन था। तो ये था बेटे आपके पेपर का सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बेटे कामयाबी दे। इसके साथ ही साइन ऑफ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।